कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, ए सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी। सुधीर ने जल्दी से नजरें उठाकर बारादरी की ओर देखा। बारादरी के पिछले बीच के दरवाजे में खड़ा कोई आदमी पेट्रोमैक्स को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं घड़ी के पेंडुलम की तरह हिला रहा था। निश्चय ही कुछ दाल में काला है, मेजर बलवंत के मुंह से निकला और फिर वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। हम इस समय इस हवेली में जाकर उन लोगों को चेक भी तो नहीं कर सकते। मेजर बलवंत ने कहा, आओ अब यहाँ से चले। मेजर बलवंत और सुधीर मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर बाहरी परकोटे के सिंह द्वार पर आ गए। उन्होंने दो आदमियों को सिंह द्वार को बाई ओर वाली चबूतरे पर बैठे देखा। वे दोनों हंसते हुए धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी राइफलें उनके पास ही चबूतरे पर रखी हुई थी। मेजर बलवंत ने सुधीर के कानों में धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर वे दोनों दबे पांव पर कोटे की आड़ लेते हुए धीरे धीरे सिंह द्वार के दाएं चबूतरे की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच एक संतरी ने शायद चरस या गांजे की चिलम सुलगा ली। वो दोनों बारी बारी चिलम पीने लगे। मेजर बलवंत और सुधीर दबे पांव चबूतरे के कोने पर पहुंच चुके थे और कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। मैं तो बस 4-6 दिन यहाँ और नौकरी करूंगा, फिर नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा। एक संतरी ने चिलम का एक लंबा कश लगाने के बाद चिलम दूसरे संतरी के हाथ में थमाते हुए कहा, चल तू तो पागल हो गया भीमा। अरे तेरा पेट तो गिलहरी के पेट से भी छोटा निकला जो एक ही गुलर में भर गया। दूसरे संतरी ने जोरदार ठगा लगाते हुए और फिर चिलम में दम लगाने लगा। बड़े पुजारी जी ने बचपन से ही मुझे ये सीख दी है कि आदमी को थोड़े से ही संतोष कर लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होकर के उसके लिए गले का सांप बन जाता है। भीमा ने सहसा गंभीर होकर कहा, और महंगू मुझे यहाँ के लक्षण अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। भगवान के जिस घर में भगवान के एक सच्चे सेवक को मार डालने की कोशिश की जाए, वहाँ कल क्या कुछ ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी बढ़िया नौकरी कहीं और तो मिलने से रही भीमा, और फिर हमारी तुम्हारी तो कोई कहीं गिनती ही नहीं है। मुसीबत आएगी तो बड़ों के सिर हम जैसे छोटों को पूछेगा ही कौन। महंगू ने कहा, और फिर लेकिन महंगू के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। मेजर बलवंत उन दोनों संतरियों की बातों से बहुत कुछ समझ गया था। अब और अधिक देर करता उचित नहीं था। उसे बाज की तरह महंगू पर और सुधीर ने भीमा पर झपटा मारा और उन्होंने इस तरह दबोच लिया कि न तो उनके मुंह से एक भी शब्द निकल सका और न वो उनका विरोधी कर सके। मेजर बलवंत ने जल्दी जल्दी उन दोनों के मुंह, हाथ और पांव टेप से जकड़ लिए और फिर भीमा की जेब में से चाबी निकालकर सिंहद्वार के फाटक में लगे ताले को खोल दिया। फिर दोनों महंगू और भीमा को उठाया और सिंहद्वार के फाटक बंद करके और अंदर वाले ताले बाहर लगाकर अपनी कार की ओर चल दिए। उन्होंने महंगू और भीमा को कार की पिछली सीट पर पटक दिया और फिर कार झाड़ियों में से निकलकर सड़क पर ले आए। मेजर बलवंत ने कार स्टार्ट की और फिर बड़ी तेजी से गीता कॉलोनी के पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। इंस्पेक्टर तिवारी अभी अभी कॉलोनी का गश्त लगाकर लौटा था। उसने मेजर बलवंत को कार को गेट के अंदर दाखिल होते ही पहचान लिया था और ऑफिस के अंदर जाते जाते बरामदे में ही रुक गया था। लेकिन जब उसने मेजर की कार से दो मवालियों को निकलते देखा तो वो चौंक पड़ा। उसके साथ ही साथ सार्जेंट गोखले का हाथ भी बेल्ट के साथ लगे होलिस्टर में रखे रिवॉल्वर पर चला गया। रिवॉल्वर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, रिवॉल्वर की गोलियों की बजाय कॉफ़ी मंगवाइए। हम लोग आपके लिए बहुत कीमती तोहफे लेकर आए हैं। मेजर बलवंत ने अपने सर पर लगा विग और चेहरे पर चढ़ा मास्क उतारते हुए ये सब कहा। ओह मेजर साहब, हाँ तो आपकी मेकअप की कला ने तो मुझे टक्कर में डाल दिया। इंस्पेक्टर तिवारी ने हंसते हुए कहा और फिर सार्जेंट गोखले की ओर मुड़कर बोला, सार्जेंट सभी लोगों के लिए कॉफ़ी बनवा लो। हम
सभी आज थकान से चूर चूर हो रहे हैं। जो हुकुम, सार्जेंट गोखले ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से दूसरी ओर चला गया। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने गश्त पर गए हुए चारों कांस्टेबल और ड्राइवर पुलिस वैन से उतर आए थे। मेजर बलवंत ने उन कांस्टेबल्स की ओर देखते हुए कहा, मेरी कार की पिछली सीट पर 2 आदमी पड़े हुए हैं, उन्हें उठाकर ऑफिस में ले आइए। जी, बहुत अच्छा, कांस्टेबल्स ने कहा और फिर झपट कर मेजर बलवंत की कार के पास पहुंच गए। उन्होंने महंगू और भीमा को बाहर निकाला और फिर उन्हें अपने कंधों पर लाद कर ऑफिस में ले आए। इन दोनों के हाथ पैरों और मुंह पर टेप हटा दो, मेजर बलवंत ने सुधीर को ऑर्डर दिया। सुधीर ने उन दोनों के बदन पर चिपके टेप के टुकड़े हटा दिए। ऐतिहासिक मंदिर के दोनों पहरेदार पल के झपक झपक कर उन दोनों मवालियों की ओर देखने लगे, जिन्होंने उन्हें एक ही झपटे में अपने काबू में कर लिया था और फिर उठाकर पुलिस स्टेशन ले आए थे। भीमा और महंगू, मैंने तुम दोनों की वो सारी बातें सुन ली है जो तुम दोनों गांजे या चरस की चिलम पीते हुए कहते रहे थे। उन बातों को सुनकर मुझे बहुत कुछ समझ आया है। भलाई इसी में है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूं उसका सही सही जवाब देते रहो। मेजर बलवंत ने सीधे सपाट लहजे में कहा, हमें हमें माफ कर दो हुजूर, हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं जानते। भीमा ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, पता नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। हम हनुमान बाबा की कसम खाते हैं, अगर हमें कुछ पता होगा तो हम जरूर बता देंगे। जिस रात मंदिर में मूर्तियों की चोरी हुई, क्या तुम दोनों पैरे पर नहीं थे? मेजर बलवंत ने बारी बारी उन दोनों को घूरते हुए पूछा। जी नहीं, जी हाँ, हम दोनों पहरे पर ही थे, भीमा ने जल्दी हकलाते हुए कहा। डर के मारे उसका बदन कांपने लगा था। मंदिर में हुआ हंगामा बड़ी कठिनाई से रात के 11 बजे समाप्त हुआ था। घायल आदमियों को उठाकर उनके घर या अस्पताल तक पहुंचाने में हम लोगों को रात का 1:30 बज गया था। उस रात को हमारे साथ साथ मंदिर के बूढ़े पुजारी जी के बड़े बेटे हरिनाथ जी भी जागते रहे थे। जब तुम लोग जागते रहे थे तो चोर मंदिर की इतनी बड़ी बड़ी मार्बल की बड़ी मूर्तियां मंदिर से निकाल कर कैसे ले गए? मेजर बलवंत ने पूछा। सरकार, हमें कुछ नहीं पता। हम तो मूर्तियों की चोरी के बारे में उस समय पता चला जब पुजारी हरिनाथ जी भगवान की शयन आरती के लिए हमारे पास के उठकर मंदिर में गए थे और मंदिर में पहुंचते जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे थे कि कोई मूर्तियां चुरा कर ले गया। भीमा ने उत्तर दिया, क्या तुमने उस दिन या उससे पहले दिन के अहाते में किसी ट्रक को आते जाते और रुकते हुए देखा था? मेजर बलवंत ने पूछा और फिर महंगू की ओर देखने लगे, जो अपने होठों को सख्ती से भींचे हुए चुपचाप बैठा हुआ था। बहुत ही जहरीली नजरों से कभी भीमा की ओर और कभी मवालियों के वेश में बलवंत और सुधीर की ओर देखता रहा था। मेजर बलवंत को महंगू की ओर देखते पाकर भीमा की महंगू की ओर देखने लगा था और फिर जैसे ही महंगू की जलती हुई जहरीली नजरें उस पर पड़ी थी, वो कांप कर रह गया था। महंगू, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेजर बलवंत ने महंगू की जलती हुई आंखों में आंखें डालते हुए सख्ती से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना तो खुद कुछ बताना चाहते हो और ये चाहते हो कि भीमा हमें कुछ ना बताए, लेकिन शायद तुम्हें अभी पुलिस को सब कुछ सच सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस की 3rd डिग्री के बारे में पता नहीं है। हम तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन तुमने अगर इसी तरह होठ बंद रखे तो हमें मजबूरन 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हम दोनों को जेल भिजवा सकते हैं, हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, हमें झूठ सच कहने पर मजबूर नहीं कर सकते, महंगू ने बड़ी अकड़ के साथ कहा। मेजर बलवंत का समूचा बदन महंगू की अकड़ देखकर क्रोध से तमतमा उठा। उसका दायां हाथ उठा और एक भरपूर तमाचा महंगू के गाल पर जड़ दिया। अब रात के सन्नाटे में उस तमाचे की आवाज ऑफिस की खामोश दीवारों से टकराकर गूंज उठी और तभी इंस्पेक्टर तिवारी, मेजर बलवंत और सुधीर एकदम चौंक कर उछल पड़े। तमाचे की गूंज के बीच ही 2 गोलियां चलने की तड़तड़ की आवाज सुनाई दी और महंगू और भीमा बिना चीखे ही ऑन द मूव बेंच पर लुढ़क कर फर्श पर जा गिरे।
उन दोनों की पीठ में राइफल की गोलियां लगी थी जो ऑफिस की एक खिड़की से चलाई गई थी। मेजर बलवंत, सुधीर और इंस्पेक्टर तिवारी ने अपने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और ऑफिस के दरवाजे से निकलकर दाईं ओर दीवार में बनी खिड़की की ओर भाग छूटे। लेकिन जब तक वो उस खिड़की के पास पहुंचते, मैंगो और भीमा का हत्यारा चारों ओर फैले घटाटोप अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो चुका था। ऑफिस की खिड़की पर चली राइफल की गोलियों की आवाज़ रात के सन्नाटे में पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज गई थी। गेट पर तैनात संतरी के साथ साथ अब अन्य कांस्टेबल्स भी गोलियों की आवाज़ सुनकर ऑफिस की ओर भाग छूटे। मैं पहले ही जान गया था कि इन तमाम घटनाओं के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो मामूली दिमाग नहीं हो सकता। मेजर बलवंत ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है दुश्मन या उसका कोई आदमी हमारे पीछे तभी लग गया था जब हम भीम और महंगू को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए थे। शायद वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इस खिड़की तक पहुंच गया और जब उसने महंगू और भीमा से पूछताछ करते हुए मुझे देखा तो फौरन ही समझ गया होगा कि महंगू और भीमा, जिनका अपराध से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, अधिक देर तक उसके रहस्य को अपने सीने में छिपाकर नहीं रख सकते, तो उसे फौरन उन्हें गोली से उड़ा दिया। मेजर बलवंत ने खेद भरी स्वर में कहा, खैर गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वाकई में दुश्मन बहुत ही तेज तर्रार है। इस घटना ने ये बात तो प्रमाणित कर दी है, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा और फिर अपने आसपास खड़े कांस्टेबल की ओर देखते हुए बोला, पूरे पुलिस स्टेशन को बाहर से दूर तक फैल जाओ। हत्यारा अभी तक या तो पुलिस स्टेशन में कहीं छिपा होगा और अगर पुलिस स्टेशन से निकल गया होगा तो अभी दूर नहीं जा पाया होगा। अपने ऑफिसर को आदेश पाते ही पुलिस के जवान भाग छूटे। मेरा विचार है अब हत्यारे का हाथ आना मुश्किल है, उसे फरार होने के लिए काफ़ी समय मिल चुका है, मेजर बलवंत ने कहा और फिर खिड़की की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस खिड़की के पट अंदर की बजाय बाहर की ओर खुलते हैं, इसलिए निश्चित ही इस खिड़की पर हत्यारे की उंगलियों के निशान ज़रूर होंगे। मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को अभी बुला देता हूँ, घंटे भर में पता लग जाएगा, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा और फिर पहरे पर तैनात संतरी को आदेश दिया कि वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फौरन बुला लाए। संतरी ने अपनी राइफल संभाली और पुलिस स्टेशन के पीछे बने क्वार्टर्स की ओर दौड़ता चला गया। थोड़ी देर में वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को लेकर आ गया। रजनीकांत, इस खिड़की की चौखट और पटों पर हत्यारे के हाथ और उंगलियों के निशान ज़रूर होंगे, क्योंकि इस पर 3-4 दिन पहले ही वार्निश की गई थी। आप इन निशानों को उतार कर जल्दी से उनके प्रिंट्स तैयार करके लाइए, इंस्पेक्टर तिवारी ने आदेश दिया और फिर मेजर बलवंत और सुधीर को साथ लेकर अपने ऑफिस में लौट आया। भीमा और महंगू की लाशें तब तक उनके शरीर से निकले खून से पूरी तरह नहा चुकी थी। खून में औंधे मुंह पड़ी भीमा और महंगू की लाशें लेकर देखकर मेजर बलवंत के होठों पर ठंडी सांस उभर आई। फिर उसने दुख भरे स्वर में कहा, दोनों ही अभागे थे, पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दी और जब कुछ रकम हाथ लगी तो एक दिन सुख चैन की जिंदगी भी ना बिता सके। खैर चलिए बाहर बरामदे में चलकर बैठते हैं, इंस्पेक्टर तिवारी ने खून से लथपथ लाशों को देखते हुए कहा। वो तीनों बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर आ बैठे। तभी सार्जेंट गोखले ने उनके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया। वे लोग अभी कॉफ़ी पी ही रहे थे कि हत्यारे की खोज में निकले कांस्टेबल हाफते वहां पहुंच गए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर तिवारी ने प्रश्न भरी नजरों से उन लोगों की ओर देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि हत्यारा किसी मोटरसाइकिल से यहाँ तक पहुँचा था और मोटरसाइकिल के इंजन में शायद साइलेंसर लगा हुआ था, क्योंकि इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन की पिछली सड़क में पूरी तरह देख लिया, वहाँ हनुमान मंदिर तक जाने की ओर वाली सड़क पर जाते हुए देखा था। हम लोग उसके पीछे दौड़े थे, लेकिन उसने अपनी मोटरसाइकिल पर भागते भागते हम लोगों की ओर फायर करके हमें रुक जाने पर मजबूर कर दिया, एक कांस्टेबल ने हाफते हुए बताया। आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग जिस समय भीमा और महंगू की कारों को पिछली सीट पर डालकर वहाँ से रवाना हुए थे, दुश्मन का कोई आदमी उसी समय हमारे पीछे लग गया। वो नहीं चाहता कि हम
उन दोनों संतरियों से कुछ जान सके, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को मार डाला, मेजर बलवंत ने कहा। उसी समय उंगलियों के निशानों का विशेषज्ञ रजनीकांत ऑफिस की खिड़की पर पाए गए उंगलियों के निशान के प्रिंट्स लेकर आ गया। मेजर बलवंत ने गीले प्रिंट्स एक मेज पर फैला दिए और फिर उसकी ओर इंस्पेक्टर तिवारी की नजरें जैसे ही उन प्रिंट्स पर पड़ी, उनके मुंह से एक साथ निकला, वही निशान, छठी कटी हुई उंगली वाले हाथ का निशान। मेजर बलवंत के होठ अनायास गोल हो गए और वो सब लोगों की उपस्थिति को अनदेखा करके जोर जोर से सीटी बजाने लगा। इंस्पेक्टर तिवारी और पुलिस के जवान हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। कौन है ये 6 उंगलियों वाला खूनी दरिंदा जो चोरी पे चोरी और खून पे खून किए जा रहा है, लेकिन हाथ किसी के नहीं आ रहा, ना ही उसका कोई सुराग मिल रहा है कि वो असल में है कौन, वो एक आदमी है या एक औरत, कौन है, कैसा दिखता है, क्या रूप है उसका, और उसका असली मकसद इन खून और चोरियों के पीछे क्या है। जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।